जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। आई होप आप सबका प्रीलिम एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ होगा एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days। एंड इस बार यूपीएससी ने दोबारा दिखा दिया है कि यस वी आर अनप्रिडिक्टेबल, बिकॉज इस बार ऑप्शंस को बहुत अलग तरीके से फ्रेम किया गया है। ऑल्दो अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं दैट इज इंडियन पॉलिटी, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत ईजिली हो रहा था। बट अगर हम आर्ट एंड कल्चर या दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो वहां पर इस बार एलिमिनेशन मेथड को भी एलिमिनेट कर दिया है यूपीएससी ने, जो कि एक खास बात रही है यूपीएससी की हर साल एक न्यू गिफ्ट देने की। आज के सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सोर्सेज आपको प्रीलिम्स के लिए रखने हैं। ऑल्दो मैं एक अलग से यूपीएससी के लिए पॉलिटी की प्री और मेंस की वीडियो निकाल चुका हूं, जिसमें मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी को कवर करना है फॉर द प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू दैट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। हमारा फाउंडेशन कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। अगर आपने अभी तक भी O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, आज ही उसे डाउनलोड कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे एंड अब एक ब्रॉड तरीके से डिस्कस करेंगे एंड इसको हम उसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि सपोज एग्जामिनेशन सेंटर में किस तरीके से आप बैठे हो और इसको आप हैंडल कर रहे हो। सारे के सारे जो हैं ऑप्शंस इसी से यहां पर आंसर निकल रहा था। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। Pursuant to the report of H.N. Sanyal Committee, the Contempt of Court Act 1971 was passed। अब देखो, अब अगर एक एक्ट आ रहा है 1971 का, ठीक है, अगर एक्ट आ रहा है दैट मीन्स पार्लियामेंट ने वो एक्ट बनाया होगा, क्वाइट ऑब्वियस है। यहां पर फोर्थ ऑप्शन था, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर होता तो 1 और 4 तो मैं ऑलरेडी ऑप्शंस में आ चुके थे, ठीक है। अब 1 और 4 का ऑप्शन था एक ही, बी ऑप्शन, आंसर यहीं पर खत्म हो सकता था। बट लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the Supreme Court and High Courts to punish for contempt of themselves। ओके, सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 129 पार दी गई है, हाई कोर्ट को यहां पर 215 आर्टिकल में पार दी गई है विद रिगार्ड टू द कंटेम्प्ट। बट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसा डिफाइन नहीं करा गया है कि व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट एंड व्हाट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। हियर द आंसर इज 1, 2 एंड 4। क्लियर? ऑल्दो ये हम इसके आंसर की कल निकाल चुके हैं, बट आज हम एक सब्जेक्ट वाइज इसको ब्रॉड तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। डन? तो अगर आपको पहला पता लग गया है कि एक्ट दैट मीन्स पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक एक्ट, तो 1 और 4 ऑलरेडी ठीक हो गए हैं। 1 और 4 हमें एक ही स्टेटमेंट में दिख रहा था, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एलिमिनेट होकर पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। क्लियर वन? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स। इस ऑप्शन को, इस स्टेटमेंट को अगर आप यहीं तक पढ़ते एडवोकेट्स तक ही, तो आप इसको खत्म कर सकते थे। क्लियर? क्योंकि लीगल फर्म्स जितनी भी हैं वो एडवोकेट्स के लिए रिकॉग्नाइज नहीं हैं, तो स्टेटमेंट 1 को आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। ऑल्दो आप सबको पता होगा कि लॉयर और एक एडवोकेट यहां पर बहुत डिफरेंस होता है। लॉयर जब आप डिग्री कर आते हो एंड जब आप 1861 एक्ट जिसमें एडवोकेट्स की डेफिनेशन दे रखी है कि हु आर एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट्स, बार काउंसिल का आप एग्जामिनेशन देते हो एंड देन यू विल बी लाइक एज ए एडवोकेट एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो, तो लीगल फॉर्म्स पे आप इसको खत्म कर सकते थे। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2, बार काउंसिल्स हैव द पावर to lay down the rules relating to legal education and recognition of law colleges। Absolutely right, 2 is the right, that is B option। अगर हम नंबर 1 क्वेश्चन की बात करें तो इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। नंबर 2 अगर हम करें तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड अगर आप करंट अफेयर्स कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं तो। क्लियर? थर्ड वन, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत एंड आर फ्रॉम क्लास नोट्स। नंबर 1, अ बिल amending the constitution requires a prior recommendation of the president of India। अब यहां पर खाली मनी बिल को जरूरत होती है प्रायर रिकमेंडेशन की। डन? यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पर कोई भी प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। अगर 1 गलत है तो आप देखते हैं कि ए में 1,
सी में 1, डी में 1, आपका बी ऑप्शन आंसर आ जाता है। आप अगर बहुत तरीके से विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको एलिमिनेशन मेथड जो हमने सिखाया था अगर आप उसको वहां पर फॉलो कर रहे होंगे तो, बिकॉज आपको जस्ट एक स्टेटमेंट पढ़नी थी, सेकंड और थर्ड पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। एंड यहां पर आंसर आ जाता है 2 and 3। ऑल्दो मैं आपके लिए स्टेटमेंट 2 और 3 को पढ़ देता हूं। When the constitutional amendment bill is presented to the president, it is obligatory for the president to give his assent. 24th Amendment 1971 during Indira Gandhi time. Number 3, a constitution amendment bill must be passed by the Lok Sabha and the Rajya Sabha. जब हमने राज्यसभा की यहाँ पर इक्वल और अनइक्वल पास करी थी तो ये डिस्कस किया था कि दोनों हाउस में पास होना जरूरी है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। एंड इफ इट इज अफेक्टिंग द फेडरल कैरेक्टर तो हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। एंड मैं अपनी क्लासेस में जब भी इमरजेंसी करवाता था तो यहां पर स्पेशली इस कैबिनेट वर्ड को यूज करता था, वही पूछा गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। अगर आप ये कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके की क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी है, जस्ट आर्टिकल नंबर 352 क्लॉज 3 यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है कैबिनेट। डन। अभी हमारी HCS की क्लासेस भी चल रही हैं, उसमें भी मैंने इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की जब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करवा रहा था तो कैबिनेट वर्ड का मैंने यहां पे स्पेशल मेंशन किया था। दैट इज आर्टिकल 352 क्लॉज 3 मेंशन द वर्ड कैबिनेट। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कैबिनेट वर्ड यूज नहीं किया गया है। नंबर 2, the total number of ministers in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total strength of the members in the Lok Sabha, that is 91st Amendment 2003, जिसमें डिफेक्शन की बात करी गई है एंड दिस स्ट्रेंथ की बात कही है। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्टेट में 12 से कम भी नहीं होंगे, 15% से ज्यादा भी नहीं होंगे। क्लियर? स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, Which of the following is oblique are the exclusive power of the लोक सभा? ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर बोला है कि खाली लोकसभा के पास ही पावर है। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जब रेटिफाई करते हैं तो दोनों हाउसेस से पास होता है। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हम हरदम कर चुके हैं, दैट इज अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट टाइप का हो गया कि मान लो कि लोकसभा में जहां पर सरकार चुनकर आती है, हमने पढ़ा था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन खाली लोकसभा में आता है बिकॉज वहां पे सरकार चुनकर आई है। तो टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो खाली लोकसभा में ही होगा बिकॉज राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस जहां पर हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 61 जिसमें यह कहा गया है कि दोनों हाउसेस में यहां पर पास होगा, उसके बाद ही इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा होगा। राज्यसभा हैज इक्वल पावर व्हेन इट कम्स टू द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल नंबर 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। बी इज द राइट आंसर हियर। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। क्वेश्चन नंबर 16, with reference to the anti-defection law consider the following statements। anti-defection law, ठीक है, 10th schedule, the law specifies that a nominated legislature, for example nominated यहां पर आ गए हैं सचिन तेंदुलकर, cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। ठीक है, अब ये प्रोविजन दिया गया है एंटी डिफेक्शन में कि अगर कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा टू बी एन एमपी। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case। अभी दिसंबर में ही कर्नाटका में डिफेक्शन वाला केस आया था। दैट इज डिफेक्शन लॉ इज ऑल्सो इज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू, बट यहां पर कोई टाइम फ्रेम नहीं बताया गया है कि कितने टाइम के अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्शन लेना है। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज द करेक्ट वन। सो बी इज द राइट आंसर हियर। देख रहे हैं आप, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत को पढ़ा हुआ है एंड न्यूज़पेपर के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है करंट अफेयर्स के साथ, तो यहां पर आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इंडियन पॉलिटी का। नेक्स्ट वन, अटॉर्नी जनरल, सरकार के वकील,
आर्टिकल नंबर 76 एंड सोलिसिटर जनरल जो कि अभी 4 हैं, आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मीटिंग्स में तो किसी में नहीं बैठ सकते वो, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंटेड हिम रिजाइन्स। ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया। ऑल्दो अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट की प्लेजर तक ही वो रहता है, बट ये कहीं नहीं दे रखा कि वो रेजिग्नेशन को उस टाइम पे दे देंगे। दैट इज नीदर 1 नॉट 2। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट वन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था कल पेपर का। विद रेफरेंस टू द रिट्स इशूड बाय द कोर्ट्स, आर्टिकल नंबर 32 सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आर्टिकल नंबर 226 द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, मेंडेमिस। मेंडेमिस आप सबने पढ़ा होगा, दैट इज वी कमांड, ठीक है, वी कमांड है। एंड एक्सेप्ट दैट मेंडेमिस एंड द हेबस कॉर्पस, बाकी सारी की सारी लोकस स्टेंडाई हैं। दैट मीन्स खाली एग्रीव्ड पर्सन ही डाल सकता है, बट इन केस ऑफ मेंडेमिस यहां पर कोई भी पर्सन यहां पर इसको रिट को इशू इन डाल सकता है अगेंस्ट एनी पर्सन। सो नंबर 1, mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Absolutely right. ठीक है, यहां पर आप मेंडेमस के रिट्स को पढ़ेंगे भी, अगर आप अपने बुक में डीडी बासु में, या आप कहें कि आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं, सुभाष कश्यप को पढ़ रहे हैं, तो हर जगह एक पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक ऑफिस को यहां पर बार बार मेंशन किया गया है। इसलिए यूपीएससी ने स्पेशली इस वर्ड को यहां पर लिखा, दैट इज इंटरेस्टेड विद अ पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 is right one. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. यहां पर गवर्नमेंट कंपनी का कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक ड्यूटी का पर्पस हो। स्टेटमेंट नंबर 2 इज फॉल्स। नंबर 3, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहा है, कोई भी पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो एग्रीव्ड पर्सन ही हो। डन, कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू obtain the writ of क्यू वेरेंटो। क्यू वेरेंटो दैट मीन्स किस वारंट के साथ आप इस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 3 इज करेक्ट वन। 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन हियर। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आपने कीवर्ड्स मैच करे हुए हैं, कीवर्ड्स ढंग से पढ़े हुए हैं, तो आप देख रहे हैं कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो रहे हैं। ऑल्दो ये सेम फॉर्मूला बाकी क्वेश्चंस पे नहीं लग रहा है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के, बिकॉज वो थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट एज फार एज द पॉलिटी इज कंसर्न्ड एलिमिनेशन मेथड बहुत आराम से रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आज इट इज, जैसे मैं कहता आया हूं कि जितनी बड़ी स्टेटमेंट यूपीएससी में होगी उतना आसान क्वेश्चन होगा। नंबर 1, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द लोकसभा, the election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix. Absolutely right. ये तो सभी को पता होगा जब आप डिप्टी स्पीकर को पढ़ते हैं। नंबर 2, there is a mandatory provision. Word here is mandatory provision that election of a candidate as a deputy speaker shall be from either the principal opposition party or the ruling party. Now, from the 11th Lok Sabha, there was a consensus. यहां पर आपस में डिस्कशन होती है कि भाई हम डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से बनाएंगे। एंड ऑपोजिशन पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जिसको मिनिमम 1/10 वोट्स मिलती हैं। डन, तो हम देखते हैं कि ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, बट ये एक कॉन्सेंसस हुआ है। 2 स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर। अगर आप 2 स्टेटमेंट पढ़ने के बाद रुक जाते तो मान लेते हैं कि 2 यहां पर फॉल्स है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन से निकल गया, एंड 1 यहां पर ठीक है, तो 1 और 3 का ऑप्शन बचा ही एक है। आपको 3rd और 4th स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज बी ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि वहां पे 2 है, यहां पर 1 राइट है, सी और डी में 1 आ नहीं रहा, तो आपके पास ए ऑप्शन राइट हो गया। आज का मेरा इस सेशन को लेने का मोटिव यही है, सो दैट आपको पता लगे कि हाउ स्मार्टली यू हैव टू प्ले, बिकॉज आपको 2 स्टेटमेंट के बाद अगर आप रुक भी जाते, ये टाइम आपका बचता और आपका आंसर निकल आता, दैट इज 1 and 3। आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट वन, ये और एक सबसे शानदार क्वेश्चन था। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट। अगर ये वर्ड आता है रिफ्लेक्ट्स,
यहां पर देख मैं आपको बताता हूं, बट यहां पर पूछा गया बेस्ट रिफ्लेक्ट्स। ओके, पहले स्टेटमेंट पीछे से चलते हैं। द स्टेट शैल हैव वुड बी डिक्लेयर्ड एज स्पेशल कैटेगरी स्टेट, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, वो 11 स्टेट्स 14th फाइनेंस कमीशन ने अलग से दिए गए हैं। दिस वुड कन्वर्ट इनटू ए यूटी, कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। अब बच गए ये दो स्टेटमेंट्स। अब अगर ये क्वेश्चन होता रिफ्लेक्ट्स तो दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन दैट एरिया, ये राइट होता, एब्सोल्युटली राइट होता। यहां पर पूछा है बेस्ट रिफ्लेक्ट, बेस्ट रिफ्लेक्ट का आंसर होगा इट विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू द नॉन ट्राइबल पीपल, दैट इज ए इज द राइट वन बिकॉज दे हैव आस्क्ड बेस्ट रिफ्लेक्ट। अगर रिफ्लेक्ट पूछते तो बी इज द राइट आंसर। क्लियर? ओके, एज इट इज ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन था इस पेपर का, बिकॉज जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे आता था, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जब मैं स्टैट्यूटरी बॉडी बताता हूं तो दो चीजें बताता था, टी बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड एज इट इज हमें टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्वेश्चन देखने को मिल गया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एब्सोल्युटली राइट, क्रेडिट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगर अब 1 ठीक है तो मतलब बी गलत, सी गलत, खत्म। ओके, अब देखो 3 और 4 स्टेटमेंट को पढ़ना है, 2 को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। द टी बोर्ड ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में कॉफी का बोर्ड है, टी का कहां पर है? कोलकाता में। 1 और 4 इज द राइट आंसर। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, 10 सेकेंड्स में ये क्वेश्चन आता आपके पास। अगर आपने मेरी क्लास लगाई होती तो मेरे ख्याल से 5 सेकेंड्स ही लगते। डन? सो हियर 1 and 4 इज द राइट आंसर। ओके, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आया, ये भी बिल्कुल झटके में क्वेश्चन हो रहा था, बट ये टफेस्ट क्वेश्चन था। बिकॉज ये टफेस्ट क्वेश्चन तब था बिकॉज अगर आपको ये पता होता कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर आता है, रिजर्व्ड के अंदर नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल इजीएस्ट। बट ये क्वाइट ऑब्वियस है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स मे नॉट बी नोइंग दिस फैक्ट कि यहां पर जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में आता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप स्किप भी कर सकते थे, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि वहां पर ये आपको याद हो। बिकॉज इसमें पूछा है कि रिजर्व सब्जेक्ट में कौन से हैं। अगर आपको ये पता होता कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट में है, तो 2 हमारे पास ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, डी में आ रहा है, सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन कह सकता हूं, बट अगर किसी को ये पता था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर सब्जेक्ट है तो उसके लिए लो हैंगिंग फ्रूट केक वॉक था ये क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस पॉलिटी के, इसलिए मैंने आपको ये सेशन लेने का मेरा मोटिव ये था सो डैट आपको पता लग सके कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना था। आपको 10 सेकेंड्स में क्वेश्चन हो रहे थे, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चंस अगर आपको एलिमिनेट करना आता था। डन? एंड अगर आपने हमारी क्लासेस लगाई थी तो आपके लिए तो ये बहुत ही केक वॉक था। सो अगर आपने अभी तक भी O2IAS अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है या हमारे फाउंडेशन कोर्स के लिए अभी भी इनरोल नहीं किया है, आप जल्दी से जल्दी उस पर इनरोल कीजिए सो डैट आप 2023 के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट बनकर तैयार रहें। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।